गुड आफ्टरनून ऑल। जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं टैब को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। Let's start. So basically last class we were discussing about हाउसहोल्ड अप्लायंस के बारे में बात कर रहे थे और पावर रेटिंग बात कर रहे थे। सपोज एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। वी डिस्कस्ड कपल ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने। सो इफ आई टेल यू कि 3 आइडेंटिकल बल्ब है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। There's a cell and there's a switch here. So the question is, what will, नाम दे देते हैं A, B and C. What will be the change in brightness when the switch is क्लोज्ड। 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं, और अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ये यदि इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो इन तीनों बल्ब का ब्राइटनेस कैसे चेंज होगा, ये आपको बताना है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, ठीक है। सो जस्ट टेल मी। सर सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा ब्राइटनेस। सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा ब्राइटनेस, ठीक है। चलिए ए और बी का। ए का बी से ज्यादा होगा बट सी से कम होगा। सी मीन्स से सी कम। ए बी इज द ऑर्डर। ओके ओके, सी ए बी। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? सर तीनों की पावर रेजिस्टेंस सब सेम है। हाँ, आइडेंटिकल है। सर ज्यादा बी का होगा, पहले सी का होगा, देन बी का होगा एंड देन ए का होगा। ओके। सर आई वांट टू चेंज माय आंसर। हाँ बोलिए। सर सी बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। हाँ सही, अब आप सही कह रहे हैं। हाँ, और ए और बी में से एक का ज्यादा होगा। सॉरी, दोनों का सेम होगा, ए और बी का। हाँ, पहले से क्या होगा, इनिशियल से आपको बताना है। इनिशियल जब स्विच ओपन है तब तीनों का सेम ब्राइटनेस होगा। नहीं सर, जब स्विच ओपन और जब स्विच क्लोज कर देंगे तो ए और बी का इक्वल होगा और सी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं, ए का पहले से ज्यादा होगा या ए का पहले से कम हो जाएगा, मैं ये पूछ। पहले से ज्यादा हो जाएगा दोनों का, ए और बी का। ठीक है। हाँ, सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि आई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोइंग इज आई इनिशियली, ठीक है। तो ये इनिशियल करंट है। तो इनिशियल करंट का जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर, तो तीनों का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल वी है, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट होगा वो V/3R हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है।
तो इनिशियल करंट V by 3R हो जाएगा, तो पावर इज I square R। सो बेसिकली तीनों में करंट सेम होगा, दैट इज V by 3R square into R। सो बेसिकली दिस विल बी V square by 9R हो जाएगा। सो दिस इज द पावर इनिशियल ऑफ ऑल द 3 बल्ब, ये इनिशियल है। अब क्या होगा, जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, तो इफ आई क्लोज द स्विच, यदि हम स्विच क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्विच क्लोज करने पे बेसिकली ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, दिस बल्ब विल शॉर्ट सर्किट, ये बल्ब को शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बेसिकली नॉट ग्लो, जो शॉर्ट सर्किट हो गया वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट कह रहे थे पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सो इट विल नॉट ग्लो। अब ये ए बी और सी बल्ब था, तो सी बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा है, ए और बी का देखते हैं। तो अब करंट क्या होगा, मान लेते हैं करंट आई डैश कह देते हैं, तो ये करंट आई डैश इधर से ही आ जाएगा, बल्ब सी में नहीं जाएगा आई डैश। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई डैश इज बी डिवाइडेड बाई 2R, क्योंकि अब ये आर और ये आर ही रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये करंट का कोई इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो पावर जो होगा वो होता है आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा V by 2R होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये V स्क्वायर बाय 4R होगा। तो ये पावर P डैश कह देते हैं। तो यहाँ पे जो पावर आया था वो V स्क्वायर बाय 9R आया था, और यहाँ पे जो पावर है वो V स्क्वायर बाय 4R आ रहा है। सो बेसिकली P डैश इज ग्रेटर देन P। सो ब्राइटनेस जो है A और B का इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से, A और B का बराबर होगा बट इनिशियल जो कंडीशन होगा उससे ज्यादा ब्राइटनेस होगा। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब बेसिकली इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स रह गए हैं। एक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है ईएमएफ के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, एंड कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर नहीं किया है। तो टुडे व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं वीडियो तो बना लिया था, अपलोड कर दिया, बट आई फॉरगॉट टू सेंड द लिंक्स, सो आई विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, देन वी हैव मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ये 5 डिवाइसेस हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में है। सो हम गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ गैल्वेनोमीटर। तो देखिए, कोई बता सकता है कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है इस इंस्ट्रूमेंट का? सर करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है। करंट, वोल्टेज का मेजर, हाँ, करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है। एनी अदर आंसर? वोल्टेज का रीडिंग बताता है। नहीं नहीं नहीं, आप काफी दूर हैं, थोड़ा सही चिन्मय ने बोला। एनी अदर आंसर? See, it measures the magnitude and direction of very small current। किसी भी सर्किट जिसमें बहुत ही छोटा करंट है, लाइक मिली एम्पेयर से माइक्रो एम्पेयर के बीच का कोई करंट है, तो उसे मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज करंट को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर इस तरह का होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे एक डायल लगा हुआ होता है, और इस डायल पे एक एरो जो हमारा पॉइंटर होता है वो पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है जब भी करंट मेजर करता है। यहाँ पे 0 होगा और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग होगा इस तरह से, दिस विल बी द मार्किंग लाइक दिस, और सेम मार्किंग इस साइड भी होगा। अब देखिए, इसका जो मैक्सिमम करंट होगा उसे यदि हम IG मान लें तो दोनों तरफ IG लिखा होगा, ठीक है। सो IG जो है वो मैक्सिमम करंट that can be measured by galvanometer, that can be measured by galvanometer, ठीक है, ये वैल्यू है IG।
अब जब भी इसमें बेसिकली सर्किट होगा, जब भी इसमें आईजी करंट एंटर करेगा तो ये जो हमारा एरो है ये डिफ्लेक्ट होकर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा। अब इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये करंट जो है वो आई एंटर कर रहा है और ये जो आई है दिस इज लेस देन आई जी, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेट्स से ये समथिंग लाइक दिस, इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा इसके लिए। अब यही करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा तो ये जो डिफ्लेक्शन जो अभी मैंने राइट साइड की तरफ दिखाया वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन कि ये राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और हमने सर्किट में कैसे कनेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन वायर में किधर की तरफ होगा, करंट कि किस वायर से एंटर कर रहा होगा और किस वायर से एग्जिट कर रहा होगा। सो वी कैन टेल द डायरेक्शन बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो रहा है या लेफ्ट की तरफ हो रहा है। और ये जो वैल्यू ऑफ करंट होगा इसे हमें हमेशा आईजी से छोटा रखना होगा। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मार्केट में जो शॉपकीपर होगा उसे कहना पड़ेगा कि मुझे इतना मैक्सिमम करंट मेजर करना है, इसका गैल्वेनोमीटर दीजिए, तो वो आपको उस रेटिंग का गैल्वेनोमीटर देगा। आपको ये बताना जरूरी है कि कहाँ तक का करंट आपको मेजर करना है, व्हाट इज योर यूज। ठीक है, सो बेसिकली आईजी यू विल नो, गैल्वेनोमीटर का आईजी जो होगा दैट इज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, वो आपको पता होगा। मान लीजिए जब करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन जो है थीटा एंगल है, और जब आई जी फ्लो कर रहा होगा तो मान लेते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये थीटा जी हो गया। तो बेसिकली थीटा जी जो है दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये जो थीटा जी होता है इसका जनरली वैल्यू जो होगा ये 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, दिस यू विल नो, ये आपको बताया जाएगा कि ये 90 डिग्री है या 120 डिग्री है, ये पहले से पता होगा कि कौन सा एंगल है। तो बेसिकली ये जो है 90 डिग्री या 120 डिग्री के बीच में इक्वली मतलब बराबर बराबर दूरी पे मार्किंग किया होगा, 0.3 माइक्रो एम्पेयर, 0.6 माइक्रो एम्पेयर, 0.9 माइक्रो एम्पेयर, इस तरह से बराबर बराबर दूरी पे होगा। तो हम कहते हैं कि जो करंट एंटर कर रहा है होता है गैल्वेनोमीटर में वो थीटा से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यदि 0.3 एम्पेयर मान लेते हैं कि 0.03 एम्पेयर एंटर किया, माइक्रो एम्पेयर एंटर किया, या से लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 माइक्रो एम्पेयर एंटर किया और डिफ्लेक्शन 10 डिग्री है, तो 6 माइक्रो एम्पेयर एंटर करेगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो 20 डिग्री हो जाएगा। फिर यदि 9 माइक्रो एम्पेयर एंटर करेगा तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्पेसिंग है, जो मार्किंग है करंट का, वो इक्वली स्पेस्ड होता है, एंगल के हिसाब से होता है। सो बेसिकली हम कहते हैं कि इन अ गैल्वेनोमीटर करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि I अपॉन आई जी इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा जी। तो बेसिकली जो करंट मेजर हो रहा होगा उसे हम कह देंगे थीटा अपॉन थीटा जी इंटू आई जी। सो बेसिकली हमें बस डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन है तो हम करंट बता सकते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर रहा होगा। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर इन गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एंगल यदि आपको बता दिया गया है तो उस डिफ्लेक्शन एंगल को देख के करंट कैसे बताना है और गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो हम पढ़ेंगे इन अ चैप्टर कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। वो यहाँ का पार्ट नहीं है, गैल्वेनोमीटर का वर्किंग मैग्नेटिज्म का पार्ट है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट गैल्वेनोमीटर। अब जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एमीटर। एनी क्वेश्चन ऑन गैल्वेनोमीटर, कोई क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर पे, यदि आपको कोई डाउट है, यदि कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमीटर। तो संस्कृति आप बताएंगे एमीटर क्या होता है? It measures current. वेरी गुड, इट मेजर्स करंट इन द सर्किट। ये सर्किट में करंट मेजर करता है एमीटर। देखिए ये एमीटर जो होता है बेसिकली इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इंस्ट्रूमेंट, जिस भी विथ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जहां पे भी या जिस भी चीज में आपको करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे एमीटर को। मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है,
और इस रेजिस्टेंस में आपको करंट मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, एम मीटर को यहाँ पे इस तरह से, ये सिंबल होगा एम मीटर का, सर्कल करके ए पुट कर दिए, इसका मतलब एम मीटर है। तो इसे आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ एम मीटर। दो तरीके का एम मीटर होता है। एक होता है आइडियल एम मीटर। सो आइडियल एम मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्यों जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए? वाई इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होना चाहिए? तो बेसिकली यदि हम एक रेजिस्टेंस ले, इसमें करंट मेजर करना है, यहाँ पे एम मीटर लगाते हैं और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं, तो इस बैटरी का V है और ये एम मीटर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, वो जीरो है। तो करंट क्या होगा? करंट जो सर्किट में हो जाएगा वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। लेकिन इसका यदि रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, इफ रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज नॉट जीरो, तो करंट क्या हो जाएगा? तो करंट जो होगा वो हो जाएगा I डैश V डिवाइडेड बाय R प्लस RA। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि I डैश जो होगा वो I से छोटा हो जाएगा। तो यदि आप आइडियल एम मीटर यूज नहीं करते हैं सर्किट में, तो एम मीटर जो करंट मेजर कर रहा होगा वो कम करंट मेजर कर रहा होगा कंपेयर टू जो करंट होना चाहिए सर्किट में। So when you connect a amp meter in series and it's an ideal amp meter, तो वो एक्चुअल करंट मेजर करेगा। और इसी के जगह पे यदि हम सर्किट में नॉन आइडियल एम्प मीटर कनेक्ट कर दें, तो नॉन आइडियल एम्प मीटर क्या हो गया? नॉन आइडियल एम्प मीटर वो एम्प मीटर हुआ जिसमें रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली नॉन आइडियल एम्प मीटर मेजर्स लोअर करंट, कम करंट मेजर करेगा। और इसका कारण बस ये है कि ये जो एम्प मीटर है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली कुछ उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये समझ में आया आइडियल एम्प मीटर एंड नॉन आइडियल एम्प मीटर? यस सर। ठीक है। नाउ सी दिस सपोज आई आस्क यू कि आप गलती से आप भूल जाते हैं कि आइडियल एम्प मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, और गलती से सपोज बाय मिस्टेक amp meter is connected in parallel। आप भूल जाते हैं कि एम्प मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है और आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं आइडियल एम्प मीटर को। सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस जिसमें आपको करंट मेजर करना था और आप इस तरह से एम्प मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वेरी गुड, रेजिस्टेंस विल गेट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस विल गेट शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान रखना है कि आइडियल एम्प मीटर को कभी भी आप सीरीज में नहीं लगाएंगे, पैरेलल में नहीं लगाएंगे, नहीं तो पता चलेगा वो इंस्ट्रूमेंट ही काम करना बंद कर दिया है जिसमें आप करंट मेजर करना चाहते थे। ठीक है, सो इट्स शॉर्ट सर्किट्स। नाउ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एम्प मीटर। जो गैल्वेनोमीटर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही छोटा करंट मेजर करता था, उसको हम एम्प मीटर में कन्वर्ट करके बड़ा करंट मेजर कर सकते हैं। आप मार्केट से खरीद के आए गैल्वेनोमीटर, आपको करंट मेजर था माइक्रोमीटर में, लेकिन अब जरूरत हो गया कि माइक्रोमीटर में नहीं, माइक्रो एम्पियर में नहीं, अब मुझे एम्पियर्स में करंट मेजर करना है। तो या तो आप जाके मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करके एम्प मीटर खरीद सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप गैल्वेनोमीटर को ही एम्प मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे गैल्वेनोमीटर को एम्प मीटर में कन्वर्ट करते हैं? तो हम करते हैं, इट इज डन बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इन सीरीज, sorry, in parallel with galvanometer. This resistance is called as
शंट, और ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जो कनेक्ट करते हैं उसे हम शंट कहते हैं। तो बेसिकली यदि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसे हमें एम्प मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देंगे, RS शंट रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा यहाँ पे सिस्टम होगा, ये पूरा सिस्टम गैल्वेनोमीटर प्लस द रेजिस्टेंस, ये एक एम्प मीटर की तरह बिहेव कर रहा होगा, और इसे हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे इन सीरीज। तो बेसिकली यदि हम एक सर्किट बनाते हैं, यदि हमारे पास एक बैटरी है और उसमें एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और इसमें करंट मेजर करना है, तो हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस RS लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एम्प मीटर की तरह काम करने लगेगा। दिस वर्क एज एन एम्प मीटर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमने तो मार्केट से गैल्वेनोमीटर खरीदा था, गैल्वेनोमीटर के डायल पे देखिएगा तो करंट अभी भी माइक्रोमीटर में ही लिखा होगा। तो अब आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एम्प मीटर में जब आपने कन्वर्ट किया है, तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि फिर से आप उस पे पेंट करके और नया मार्किंग आप एम्प मीटर में लिखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कैसे लिखेंगे, कितना करंट ये मेजर कर सकता है ये एम्प मीटर, इस एम्प मीटर का मैक्सिमम करंट मेजरमेंट क्या होगा वो नहीं पता है हमें। तो सपोज इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये I करंट जो है, दिस इज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय कन्वर्टेड एमीटर। ये जो कन्वर्टेड एम मीटर है, कन्वर्ट करके एम मीटर वो है। जब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इस करंट का दो हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर में जाएगा और एक हिस्सा शंट में जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कितना जाना चाहिए, IG से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में IG जाना चाहिए। तो ऊपर वाले सर्किट में कितना चला जाएगा, I माइनस IG करंट चला जाएगा। तो यदि मैं दो पॉइंट लूं A एंड B, A और B पॉइंट लूं, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा वो हो जाएगा IG इंटू RG, वेयर RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये जो होगा ये I माइनस IG इंटू RS के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है वो पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो RS को हम लिख सकते हैं IG बाय RG, I माइनस IG। तो कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा ताकि हम एक I करंट को मेजर कर सकें, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। Is it fine? So any question regarding this? This is very important जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम्प मीटर, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आएगा आपको वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम्प मीटर पे आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिक्स किया है या फिजिक्स किया है ये आपके समझ में आया या नहीं? एनी क्वेश्चन हियर? No. Other people, we have got other people also. This No, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we know what is the shunt resistance. Now let's talk about the third instrument, तीसरा instrument यहाँ पे, that is called as voltmeter. So basically voltmeter क्या होता है? It is an instrument to measure potential difference across an electrical element. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसे हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो यदि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम A और B पॉइंट पे एक वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस रेजिस्टेंस से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये इसका भी जो टाइप्स होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल जो होता है जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, और नॉन आइडियल जो होता है वो होता है जिसका फाइनाइट रेजिस्टेंस हो।
क्यों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो करंट एंटर करे वो पूरा का पूरा करंट जो है वो रेजिस्टेंस में जाए, क्योंकि यदि रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, इसमें यदि पूरा का पूरा करंट मूव नहीं करेगा तो बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो सही से काम नहीं करेगा। तो पूरा करंट इसमें मूव करे और वोल्ट मीटर में जीरो करंट जाए, तो इसके लिए हमें चाहिए कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ओपन सर्किट। जहां पे भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाता है, मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, तो जहां पे भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाता है दैट मींस ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में जो करंट होता है वो जीरो हो जाएगा। तो जहां पे भी हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा यदि ये आइडियल वोल्ट मीटर है, लेकिन नॉन आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो फिर उसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा, और इसके कारण जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको करंट का वैल्यू जो होगा वो कम मिलेगा। सो आई होप ये समझ में आया सबके, समझ में आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। Yes, sir. नाउ वोल्ट मीटर can be a galvanometer can be converted to वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, by connecting a large resistance, large छूट गया, large resistance in series with galvanometer। तो हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसमें एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट कहते हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम एक एम मीटर की तरह बिहेव करता है, और इसे जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। हमें रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर और इसके साथ जो शंट रेजिस्टेंस है इसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और इधर की तरफ ये बैटरी से कनेक्टेड होगा इस तरह से, लाइक दिस। सो बेसिकली सपोज इफ आई करंट मूव्स इन दिस सर्किट, और आई करंट मूव कर रहा है, और ये आई करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस को करस्पॉन्ड कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इट इज दैट करंट फॉर विच voltmeter will show maximum deflection। तो हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो करंट मूव कर रहा होगा वो IG करंट मूव कर रहा होगा, और इधर के जो तरफ करंट होगा वो I माइनस IG होगा। क्यों IG करंट मैंने लिया है? IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन IG तक ही हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो I है। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा IG into RS plus RG। RG is galvanometer resistance, so this V is the maximum potential difference that can be measured by converted वोल्टमीटर। तो आप जो ये कन्वर्टेड वोल्टमीटर बना रहे हैं, इस कन्वर्टेड वोल्टमीटर में पहले तो आपको वोल्टमीटर बनाना होगा, और उसके बाद बनाने के बाद जो उसका डायल होगा उस पर मार्किंग को चेंज करना होगा, क्योंकि मार्किंग माइक्रो एम्पियर में होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा वोल्टेज में। तो आप कैसे करेंगे? तो यदि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए कि मैक्सिमम ये वोल्टमीटर कितना मेजर कर सकता है, यदि वो मिल जाए तो मैक्सिमम वाले को सबसे पहले मार्क कर देंगे और बाकी सबको इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है IG इंटू RS प्लस RG हो सकता है। सो बेसिकली आप गैल्वेनोमीटर खरीद के लाए मार्केट से, आप देख लीजिएगा वो गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर रहा है, वो IG हो जाएगा मैक्सिमम करंट। फिर उसके बाद आप कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हैं वो देख लीजिएगा, प्लस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके पीछे में पावर रेटिंग से आप निकाल लीजिएगा कि RG का क्या वैल्यू है, और आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये समझ में आया आपके? Yes, Yes, sir. sir. Any problem in this?
सो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन। यदि ये सब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप बहुत सही से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। सो फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग of voltmeter of resistance 400 ohms। ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है, ये नॉन आइडियल वोल्टमीटर है और सर्किट में कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज 100 ohms, 100 ohms, 200 ohms, this is 100 ohms and this is 400 ohms। और इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। So find the reading of voltmeter in this situation. So 1/60 volt. 1/60 वोल्ट। Yes sir. नहीं, गड़बड़ है आंसर आपका। 1/60 will not be the answer। Any other person? किसी और का आंसर नहीं आ रहा है? So sorry, 20/3. 20/3। हाँ, this I see। सर वो करंट बता दिया था मैंने 1/60. ओके। सी यदि यहाँ पे इस सर्किट को देखें, सो दिस एंटायर सर्किट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो एंटायर सर्किट है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों है? क्योंकि इस वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस 400 है, तो ये 400 आपस में पैरेलल में है, तो ये जो होगा इन दोनों का मिला के, ये आपस में इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस 200 होगा। और बाकी 100/200 1/2, 100/200 1/2। तो बेसिकली ये जो 100 ओम्स का रेजिस्टर है इसमें कोई भी करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन दिस।
सो हम इस रजिस्टर को हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस रजिस्टर। तो यदि हम इस रजिस्टर को हटाएंगे तो हमारे पास सर्किट इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे 400 ओम्स है, और नीचे में क्या है कि हमारे पास इधर के तरफ लेट्स से हियर देयर इज 100, यहाँ पे बीच का तो हमने हटा दिया, इसके नीचे भी 100 है, 100 ओम्स, फिर ये बीच वाला हटा दिया, ये ऐसे गया, यहाँ से ये 200 ओम्स है, ये इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा ये नया सर्किट बन गया। अब इस नए सर्किट में बेसिकली हमें जो करंट पता करना है, सॉरी करंट कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, इसका V का पता करना है। तो बेसिकली मैं यदि यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर दूं A एंड B, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस दिस पॉइंट। तो इसके अक्रॉस कैसे हम पता करेंगे? तो बेसिकली दिस इज लाइक अ क्वेश्चन कि जहाँ पे इन दोनों का मिला दे तो इन दोनों का 200 हो जाएगा रेजिस्टेंस, 200 ओम्स हो जाएगा इन दोनों का मिला के। सो दिस इज अ क्वेश्चन लाइक जहाँ पे एक 100 है, दूसरा 200 है, यहाँ पे 100 है और ये दूसरा 200 है। ठीक है, और इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, इस तरह से है, और हमें पता करना है इस पॉइंट का A एंड B, इस पॉइंट का हमें पता करना है। सो इट्स वेरी इजी, ये जो है काफी इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो 10 वोल्ट है, और हमें पता है कि 100 और 200 आपस में सीरीज में है। ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, 100 200 100 200। तो हम इसे क्या लिख देंगे? हम इसे सिंपली लिख देंगे 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, क्योंकि B इज इक्वल टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 200 है यहाँ पे, बस करंट हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट बेसिकली सॉरी आई एम सेइंग कि नॉट V इक्वल्स टू IR, आई एम सेइंग कि ये मान लेते हैं V1 है और इसके अक्रॉस V2 है। तो बेसिकली V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और V1 बाई V2 इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 1/2 रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये जो V2 होगा दिस विल बी 10 इंटू, और हम इसे कर देंगे 1, V2 पता करना है 2/1 + 2, ये रेशियो हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, सो V2 जो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 2/3, दैट इज 20/3 आ जाएगा। तो वी गेट आवर आंसर एज 20/3 वोल्ट्स। ठीक है, इसका लंबा मेथड ये है कि आप पहले सर्किट में करंट पता कर लें, करंट पता करने के बाद V इज इक्वल टू IR कर दें, जो अभी मैं गलती से लिख दिया, मेरे दिमाग में उनका चल रहा था तो मैंने गलती से V इज इक्वल टू IR लिख दिया। तो आप करंट पता कर लें और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें 200 से, तो भी आंसर ये आएगा। या आप सिंपली जो मैंने बताया था कि पैरेलल में और सीरीज में वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो 100 और 200 है तो वो 1:2 हो गया। इज इट फाइन? ये समझ में आया? सर नहीं, वो यस सर। ओके, क्या समझ में नहीं आया शक्ति? सर वो शुरू में जो आपने बताया वो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ? ओके ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ? लेट मी, देखिए ये हमारा इनिशियल सर्किट है। यस। अब यहाँ पे इस सर्किट में एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इधर का पॉइंट, ये सब पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमने इधर की तरफ 400 को कनेक्ट किया है, और यहाँ से यहाँ तक ये 100 है। तो मैं इसे इस तरह से रीड्रॉ करता हूँ। लेट मी मार्क द पॉइंट A B C D E, A तो इधर है, E इधर है। अब देखिए AB पे एक रेजिस्टेंस है, तो हम AB पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज A, इस पॉइंट को कहते हैं B। ठीक है, B पॉइंट से अब 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, B पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 100 वाला, एक, तो ये B और E के बीच में हो गया। ठीक है,
अब B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है B और 400 का रिजल्टेंट। तो V जो है, B का रेजिस्टेंस कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 400 ओम्स। तो दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है और दोनों का वैल्यू 400 और 400 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 200 होगा। तो ये Yes. बेसिकली 2, तो B और C पॉइंट के बीच में, B और C पॉइंट के बीच में एक 200 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं इधर की तरफ। अब आप देखिए यहाँ पे कि A और E पॉइंट, A और E पॉइंट के बीच में ये 100 ओम्स लगा हुआ है, क्योंकि ये एक वायर है तो ये इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा। सो A और E के बीच में एक और 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मैंने 100 ओम्स लिख दिया। और E और D के बीच में, ठीक है, E और D के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और D और C का पोटेंशियल सेम है, D और C का पोटेंशियल सेम है क्योंकि वायर लगा हुआ है। तो बेसिकली यही पॉइंट C है और यही पॉइंट D भी है, तो हम यहाँ से एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। दिस इज 200 ओम्स। समझ में आया? Yes. आया समझ? तो दिस इज द बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। Yes. तो BE जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। Yes. तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज अलग अलग रूप में आता है। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में करके ये दे देते हैं, पैकेज करके आपको दे देते हैं, और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज है या नहीं। तो 4-5 तरीके का स्टैंडर्ड डिजाइन होता है जो आपको याद रखना होगा। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफ बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। जब भी इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ पे इस तरह से कि 3 रजिस्टर जो है वो सीरीज में है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर 2 रजिस्टर इस तरह से और इस तरह से लगा होगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, तो कीप दिस इन माइंड। ठीक है, मतलब ऐसा बना के देते हैं बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज का। सो कीप दिस शेप इन माइंड, जैसे ही देखें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। और सर अगर अगर हम ये नहीं आया ध्यान में, और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो इसका कैसे निकालेंगे? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें? हाँ, V = IR यूज करना है फिर जैसे। KCL KVL मेथड लगाना होगा। ठीक है, KCL KVL मेथड से, देखिए समय के कमी के कारण मैं KCL KVL मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। नहीं तो जैसे कि क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन हैं सिमेट्री वाले, जितने भी क्वेश्चन हैं वो KCL KVL से सॉल्व हो जाते हैं। देन जो क्यूब का क्वेश्चन दिया था मैंने, वो भी KCL KVL से मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो ऑल द क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सिमेट्री से ज़्यादा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है, बट नियरली ऑल द क्वेश्चन, कभी भी आप कहीं पे भी फंसते हैं तो KCL KVL आप कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ रामबाण कि वो सेट होगा ही होगा, बट यही है कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स। सो एंड में यदि देखिए, ऐसे मैं ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने वाले कंडीशन को वही करता हूँ कि ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि लोग ज़्यादा उसके अंदर चले जाते हैं। जितना बताया है उतना ही ध्यान दें तो काफ़ी है। But in the end, after I complete all this chapter in the month of Feb, if I get time, तो मैं basically थोड़ा कुछ टॉपिक हैं जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हर सब में छोटे छोटे टॉपिक हैं, उस पर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ठीक है, सो राइट नाउ वी कांट डू दैट। चलिए अब एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। लेट्स पिक वन मोर क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन। Find the reading of voltmeter and ammeter. So basically this is like 4 ohms, 50 volts, voltmeter यहाँ पे लगा हुआ है, 3 ohms, this is 50 volt, this is 5 volt, यहाँ पे 2 ohms का रेजिस्टर है, this is 4 ohms रेजिस्टर, 10 volt एमीटर कनेक्टेड है। तो सॉल्व करके बताइए, आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर है, बोथ आर आइडियल।
किसी ने सॉल्व किया? सर 1 मिनट। 1 मिनट। सो एमीटर में 200/26 आएगा। एमीटर में 200/26। यस सर। Okay. Let's try 100/13 100 by voltmeter. ammeter। Ammeter 100/13. This is ammeter. Voltmeter. सर वोल्ट मीटर का 1 सेकंड सर। सर -40 वोल्ट। -40 वोल्ट। चलिए लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए आंसर, क्योंकि देखिए लेट्स डिस्कस दिस। यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है इस सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है, मतलब 3 ohms और 5 वोल्ट के साथ ये सीरीज में लगा हुआ है। तो आई कैन से दैट करंट जो वोल्ट मीटर में फ्लो कर रहा होगा वो 0 फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो 3 ohms वाले में कोई भी करंट नहीं होगा। तो सपोज मैं मानता हूं कि सर्किट में करंट आई है, तो ये करंट आई इधर की तरफ मूव करेगा, एम मीटर से जाएगा, पास करेगा, इधर की तरफ जाएगा। बट ये जो बीच वाला सर्किट है ये ओपन सर्किट की तरह है, क्योंकि हमने पढ़ा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब भी जहां पे भी कनेक्ट कर देते हैं तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और वहां पे करंट कुछ भी फ्लो नहीं करता। तो दिस सर्किट इज एज गुड एज अ सर्किट जहां पे 4 ohms 50 वोल्ट 2 ohms 10 वोल्ट एम मीटर। इस सर्किट के जैसा ये सर्किट है। इज इट फाइन? ये समझ में आया आप लोगों के? संस्कृति? यस सर। ठीक है, क्योंकि एक वोल्ट मीटर को जब भी हम सीरीज में लगा देते हैं तो वो बेसिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो ओपन सर्किट कर देता है उसमें। तो अब यहाँ पे जो
नेट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, वो कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस हो गया 4 + 2 6 हो गया, और जो करंट पोटेंशियल हो जाएगा 50 + 10, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आई कैन से द करंट इन द सर्किट, आई जो होगा सर्किट में वो हो जाएगा 50 + 10 divided by 4 + 2, this is 60 divided by 6, so we get it as 10 ampere is the current. so ammeter क्या कितना मेजर कर रहा होगा, 10 ampere मेजर कर रहा होगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो काम का है और जो आपको आगे काम आ सकता है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सपोज जैसे यहाँ पे ये एक लूप दिया गया है, ठीक है, दिस लूप इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे 4 2 और 50 और 10 वोल्ट दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लूप को या इस सर्किट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि आप 4 और 2 को एक जगह ले आए, 4 ohms है, इसी के बगल में आप 2 ohms को भी ले आए, ठीक है। तो ये बेसिकली देखने में अच्छा लगता है, और जहां पे ये 50 वोल्ट है वहीं पे आप 10 वोल्ट को भी ले आइए, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 वोल्ट और ये 50 वोल्ट दोनों मिलके 60 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सर्किट में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। या ये एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक नॉन आइडियल बैटरी है जिसमें इस तरह से R रेजिस्टेंस है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि R + R एक जगह पे रेजिस्टेंस आ गया, और आप इस तरह से कर सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी इस तरह से है और दूसरा बैटरी जो है वो भी इस तरह से ही लगा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि दोनों ऑपोजिट वे में लगा हुआ था, यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस से R1 है और इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है इस तरह से। तो इसे भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों बैटरी को एक साथ लेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे R1 और R2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बैटरी है, एक बैटरी ये और इससे कनेक्टेड दूसरा बैटरी, तो यदि इस बैटरी का वोल्टेज V1 है और इसका V2 है, तो यहाँ पे जो ये कंबाइंड होगा इसका हो जाएगा V1 - V2, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर में पोलैरिटी सेम था, इसीलिए 50 + 10 60 हो गया। और यदि पोलैरिटी ऑपोजिट रहता, जैसे ये 50 है और ये 10 है, लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो ये 50 - 10 = 40 वोल्ट होता। तो इसे हम कहते हैं ब्रांच मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये आप काम कर सकते हैं कि बैटरी के दोनों साइड यदि रेजिस्टेंस है तो दोनों को एक साथ ले आए, तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन और दिमाग में वो देखने में थोड़ा इजी लगता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 10 एम्पियर निकाल लिया, और ये एमीटर का रीडिंग होगा। नाउ क्वेश्चन इज वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना होगा, ठीक है। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है कि 4 ohm और 50 वोल्ट लगा हुआ, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो 4 ohm 50 वोल्ट और B 3 ohm और 5 वोल्ट, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो पहले हम 4 ohms और 50 वोल्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट्स से VA से जब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो VA से मूव करते हुए हम सबसे पहले 4 ohms के पास जाएंगे। 4 ohms में करंट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 टाइम्स I हो जाएगा, और I 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VA -40। इसके बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे बैटरी के पास, बैटरी को जब क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस से प्लस साइड में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +50, और हम VB पे पहुंच चुके होंगे। तो VA - VB जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ, या VB - VA निकाल लेते हैं, VB - VA ये से इधर ले जाते हैं, ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली VBA निकाल लिया, VBA जो है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया। अब हम इस पे आते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है वोल्ट मीटर का के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अब हम A से B जो है इस वाले वोल्ट मीटर वाले सर्किट में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे VA, ठीक है, VA, और हम इधर से क्रॉस करेंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हम मान लेते हैं कि दिस इज हायर पोटेंशियल, ये प्लस है और ये सॉरी ये माइनस है, ये तो हमें पता है ये माइनस है, ये प्लस है,
ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है। तो VA और हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली हम प्लस V लिख देंगे यहाँ पे, VA प्लस V। उसके बाद हम रजिस्टर 3 ओमेगा वाले रजिस्टर पे पहुंचेंगे, लेकिन 3 ओम्स का जो रजिस्टर है उसमें कोई भी करंट नहीं है, तो 3 ओम्स वाले रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो 3 ओम का पोटेंशियल रजिस्टर इसके अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बैटरी को क्रॉस करेंगे, लेकिन बैटरी हम प्लस साइड से माइनस साइड में जा रहे हैं, तो बेसिकली हम -5 कर देंगे यहाँ पे, -5 कर देंगे और हम VB हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या हो जाएगा, VA को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो V - 5 इज इक्वल टू VB माइनस VA हो जाएगा, और VB माइनस VA हमने कितना निकाला है, 10 निकाला है, तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर for the second part. Reading of voltmeter will be 15 volts. So any question on this? ठीक है, सेकेंड पार्ट ट्रिकी है, तो सेकेंड पार्ट पे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर वो वोल्ट मीटर पैरेलल में तो नहीं कनेक्टेड है ना? पैरेलल में वोल्ट मीटर नहीं कनेक्टेड है, पैरेलल में वोल्ट मीटर 3 ओम्स और 5 वोल्ट ये मिला के कनेक्टेड है। तो सर फिर वोल्ट मीटर पे KVL कैसे अप्लाई कर दिया? KVL नहीं अप्लाई किया ना मैंने, लूप में थोड़ी अप्लाई कर रहा हूं मैं। सी दिस इज व्हाट आई, यदि देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको दिक्कत होता है और लोगों को भी दिक्कत होगा, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। यदि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, लाइक इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है, लेट्स से ये इस तरह से चला गया, इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और एक इधर की तरफ, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, ये इस तरह से हमारे लेट्स से यहाँ पे भी एक बैटरी है, आई डोंट केयर इसके लिए, ठीक है। अब इस सर्किट का ये वाला हिस्सा मैं आपको कट करके एग्जाम में दे देता हूं, पूरा नहीं, ये वाला हिस्सा कट करके, तो डायग्राम जो एग्जाम में आपको दिया रहेगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस बताया जाएगा कि यहाँ पे 2 ओम्स है, ये 4 ओम्स है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है। फिर आपको इन बैटरी का ये भी बता दिया जाएगा कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट्स है, इस तरह से बता दिया जाएगा आपको। फिर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि यहाँ पे जो करंट है इसमें फ्लो कर रहा है, क्योंकि एक बाहर में भी बैटरी है और आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये लूप दिया नहीं है, तो आप KVL अप्लाई करके पता नहीं कर सकते हैं। तो आपके मदद के लिए यहाँ पे आपको करंट भी दे दिया जाएगा कि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर आपके मदद के लिए ये भी आपको दे दिया जाएगा कि इसमें यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, इतना दे दिया जाएगा। तो आपको 2 एम्पियर 1 एम्पियर, तो आप इतने समझदार हैं कि आप तुरंत कह देंगे कि ये 2 एम्पियर 1 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर होना चाहिए, ये तो आप अपनी तरफ से कह देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VA, ठीक है, इस तरह से पूछ देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये पता है आप लोगों को? चिन्मय? यस सर। ठीक है, चिन्मय ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको इस तरह से करते हैं कि हम A पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, A पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, हम लिखते हैं VA, ठीक है, और उसके बाद हम मूव करना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में। अब हम इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए तो A पॉइंट, तो जब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जहां पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो हमारे लिए पोटेंशियल का फॉल होगा, मतलब लॉस होगा, ठीक है। और यदि करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट पोटेंशियल का इंक्रीज होगा। तो VA था और इससे आगे बढ़े तो हमें रेजिस्टेंस मिला, तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल का ड्रॉप है, मतलब VA पोटेंशियल से नीचे हो गया पोटेंशियल, तो कितना नीचे हो गया, तो 2 × 2 हो गया, इतना नीचे हो गया। फिर इसके आगे जाएंगे तो हमें 4 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे भी करंट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे भी कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट है इंटू 4 कह देंगे, ये और डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके आगे जाएंगे, आगे हमें एक बैटरी मिलेगा, बैटरी में हम प्लस साइड से माइनस साइड जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे -10 होगा और हम लोग C पे पहुंच जाएंगे, तो ये हमें C का पोटेंशियल
डिफरेंस बता देगा। तो ये VA VC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VC माइनस VA, ये हो जाएगा -4 -12 -10, सो दिस इज -26 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना रहता है, तो हम इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, कि एक पॉइंट का हमने चूज किया और मान लिया कि उसका पोटेंशियल V है। उसके बाद हम मूव करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि बैटरी आ रहा है, यस रेजिस्टेंस आ रहा है, उस हिसाब से हम प्लस या माइनस करते हैं। तो यदि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और रेजिस्टेंस आएगा तो आपको माइनस करना है, करंट के उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और रेजिस्टेंस आएगा तो प्लस करना है। बैटरी आता है, बैटरी में यदि प्लस साइड से माइनस साइड जा रहे हैं तो माइनस करना है, माइनस साइड से प्लस साइड आ रहे हैं तो प्लस करना है, एंड दैट विल गिव यू द एंड रिजल्ट C पॉइंट का। सो बेसिकली देखिए, इसे एक एनालॉजी से ले सकते हैं। एनालॉजी ये है कि बैंक का आप मार्केट निकले, मार्केट आप कुछ पैसा लेके निकले, लाइक से 100 रुपीज लेके निकले, ठीक है, 100 रुपीज लेके निकले और मार्केट में आप आगे गए तो 10-10 का नोट था, उस आपने पॉकेट से ईयरफोन निकाला, कुछ पैसा नोट गिर गया, तो मान लेते 3 नोट गिर गया, तो मैं आपसे पूछूंगा अब आपके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे 100 माइनस 30, ठीक है। मैं बोला और आप आगे गए और आपको फिर दिखा कि सड़क पे किसी का पैसा गिरा हुआ है, 50 रुपया है, तो अब कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे +50। फिर मैं कहूंगा कि और आप थोड़ा आगे गए, ठीक है, तो आपको शॉपकीपर मिला, शॉपकीपर से आपने कुछ खरीदा और खरीदते समय मान लीजिए आपने उसे 20 रुपए दिए, ठीक है, 20 रुपए दिए, तो आपके पास कितना पैसा बचा, -20। और शॉपकीपर ने गलती से पैसा लिया, उसके बाद फिर से गलती से कभी कदार होता है ना, दे दिया कुछ भी, लेट से +30। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि A पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं, मतलब 100 रुपीज से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रेजिस्टेंस आया और करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली ये लॉस हो गया, आपका पैसा गिर गया। फिर से रेजिस्टेंस आया, दोबारा से आपका पैसा गिर गया। फिर बैटरी आया, मतलब शॉपकीपर को आपने कुछ दे दिया, ठीक है। यदि यही बैटरी उल्टे साइड में रहता तो शॉपकीपर आपको दे देता, यही करंट उल्टे डायरेक्शन में होता तो लॉस के बदले आपको कुछ गिरा हुआ मिल जाता। तो बेसिकली इट्स लाइक अकाउंटिंग, आपके पास कुछ था, उससे सब्ट्रैक्ट करते गए और एंड रिजल्ट क्या है वो आ गया, C पॉइंट पे पहुंच गए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो यहाँ पे यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है चिन्मय कि हम A और C पॉइंट लिए, A और B पॉइंट लिए, तो यदि हम इस तरह से जाएं तो पोटेंशियल पता कर सकते हैं A और B पॉइंट के अक्रॉस। एनी प्रॉब्लम? तो मैं इस रेड वाले रास्ते से जाके A और B के अक्रॉस पोटेंशियल पता कर लिया। अब यदि मैं डायरेक्टली भी इधर से इधर जाऊं तो पोटेंशियल सेम आना चाहिए, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये 3 ओमेगा में कोई करंट नहीं है, तो 3 ओमेगा का कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V और 5 के कारण बस होगा, ठीक है, कि V के अक्रॉस क्या है, 5 के अक्रॉस क्या है। तो बेसिकली मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे कि पहले मैंने VA -40 +50, ऊपर वाले रास्ते से मैंने VBA पता कर लिया, VBA 10 वोल्ट आया। अब मैं नीचे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, तो नीचे वाले रास्ते में VA + V -5 = VB हो गया, तो V - 5 = VB - VA = 10 हो गया, तो V = 15 वोल्ट आ गया। ये समझ में आया चिन्मय? यस सर। एनी प्रॉब्लम? आई कैन रिपीट अगेन, बट समझ में आ गया तो इट्स अ गुड थिंग। इज इट यस फाइन? आ गया। So next class I'll take up 1 or 2 more question, ठीक है, related to ammeter and voltmeter। उसके बाद मैं पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज कंप्लीट करूंगा। पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, बाकी सब बहुत ही आसान है, तो पोटेंशियोमीटर में ध्यान देना होगा आपको। और वंस वी आर डन विथ पोटेंशियोमीटर तो मैं उसके बाद वो डिस्कस करूंगा, सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ cells. So I'll take 2 more classes to complete this chapter. 2 classes में ये chapter complete हो जाएगा, तो tomorrow and day after tomorrow, ठीक है, then we will start with magnetism से start करेंगे। Is it fine? यस सर। यस सर। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पुट कर दिया, so please go through that video
रिलेटेड टू टुडेज क्लास, आज के क्लास से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, तो वो देख लीजिएगा यदि कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो या कंफ्यूजन हो। सर कैपेसिटर्स बाकी है ना? अरे हाँ, मैग्नेटिज्म से पहले कैपेसिटर, हाँ तो कैपेसिटर भी हमें टाइम लगेगा, अरे मैं भूल गया। सी व्हाट आई एम थिंकिंग कि अब मुझे 1.5 घंटे की क्लासेस रेगुलरली लेनी होगी, 1 घंटे में मेरा काम नहीं हो पा रहा है, जो मतलब मेरा टारगेटेड है, टारगेट में 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो 2-3 दिन देखता हूँ, उसके बाद मैं 1.5 घंटे की क्लासेस लूँगा, ठीक है, 1.5 आवर क्लासेस। सो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, भी बढ़ा सकते हैं, बट कुछ कुछ क्रिटिकल पार्ट होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। बट हाँ मतलब मैं वीडियो सबसे पहले कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो मैं थोड़ा अर्ली पोस्ट करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अर्ली पोस्ट हो जाएगा तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता हूँ फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।